आने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारत और फ्रांस के बीच में संभावित एक और इंजन डील के बारे में। लेकिन ये इंजन एक फाइटर जेट इंजन नहीं होगा, बल्कि ये एक कमर्शियल इंजन होने वाला है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल भारत इस समय ये चाहता है कि इससे पहले वो रूस के साथ सुखोई SJ-100, जो कि उनका सुपर जेट है, इसके प्रोडक्शन को लेकर कोई कॉल ले या कोई निर्णय ले, वो फ्रांस को पहले ही पार्टनरशिप में लाना चाहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सुखोई सुपर जेट और फ्रांस का क्या कनेक्शन है। जी हाँ, एक बड़ा कनेक्शन है और यही कनेक्शन भारत को इस समय परेशान करके रखा है। आप सबको पता है कि भारत ने ऑलरेडी MOU को साइन किया है SJ-100 के प्रोडक्शन को लेकर के। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा इस समय कंसर्न भारत के लिए ये है कि अगर हम इंडियन कमर्शियल ऑपरेटर्स की बात करें, तो वो एक ऐसे एयरक्राफ्ट को चाहेंगे जो कि एक रिलायबल पावर प्लांट के साथ आए, ना कि एक ऐसे इंजन के साथ आए जिसमें रिलायबिलिटी इश्यूज हो और जिसके भविष्य को लेकर अनसर्टेनिटीज हो। और यही कारण है कि भारत फ्रांस को इस प्रोग्राम में लाना चाहता है। क्योंकि अगर आप SJ-100 के ओरिजिनल पावर प्लांट की बात करें, तो इसमें पावर जेट सैम 146 टर्बोफैन इंजन का यूज किया जाता है और ये इस समय लॉन्ग टर्म सपोर्ट, अनसर्टेनिटी, एफिशिएंसी और सूटेबिलिटी इश्यूज से काफ़ी परेशान है, जो कि इंडियन सिविल एविएशन मार्केट को ध्यान में देखें तो देखने को मिलती है। अब आप सोचेंगे कि अभी भी इसमें फ्रांस का क्या संबंध है, तो आइए आपको समझाते हैं। सैम 146 इंजन जो है ये बेसिकली पावर जेट की तरफ से डेवलप किया गया है, जो कि बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है सैम की सैफरान की सब्सिडायरी निकमा और रशिया की NPO सैटर्न के बीच में। शुरुआत में तो ये सब कुछ काफ़ी बढ़िया चल रहा था और इस इंजन को एक सिंबल के तौर पर देखा जा रहा था फ्रांस और रशिया की दोस्ती का, और एक इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के नए इरा की शुरुआत भी मानी गई थी। और शुरुआत में ये पार्टनरशिप काफ़ी फल फूल भी रही थी, जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक नहीं किया था। जैसे ही रशिया यूक्रेन युद्ध की शुरुआत होती है, तुरंत ही पावर जेट ने जो टेक्निकल सपोर्ट है उसको टर्मिनेट कर दिया। यानी कि सिर्फ स्पेयर पार्ट की सप्लाई ही नहीं, बल्कि जितने भी सर्विसेज थी उन सबको टर्मिनेट कर दिया गया मार्च 2022 में। जिसके बाद से जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए वो इस प्रोग्राम को और ज़्यादा प्रभावित ही करते चले गए। उसके बाद से इस इंजन का रशिया से बाहर कोई भी रिलेवेंस नहीं रहा। अब 2026 की बात करें तो सैम 146 इंजन किसी भी कमर्शियल या पैसेंजर कार्गो एयरक्राफ्ट में यूज़ नहीं किया जाता सुखोई सुपरजेट 100 के अलावा। वहीं कुछ रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि रशिया ने जो सैम 146 इंजन है, इनसे इक्विप्ड जो जेट है, उनको या तो ग्राउंडेड कर रखा है या फिर जब तक रशिया के खुद के PD-8 इंजन उसमें इंटीग्रेट नहीं किए जा सकते, तब तक उनको उड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इंडियन कमर्शियल ऑपरेटर्स की बात किया जाए तो PD-8 उनके लिए एक अलग ही चैलेंज लेकर आएगा। भले ही ये चीज़ें हमें पॉलिटिकली अट्रैक्टिव लगती हों, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जो PD-8 इंजन है ये हाई फ्यूल कंजम्पशन से सफ़र कर रहा है वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स की तुलना में, और ये एक बड़ा ड्रॉबैक है अगर आप इंडिया के कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट को देखें। और इसीलिए भारत ये चाहता है कि फ्रांस को एक बार फिर से यहाँ पर लाया जाए प्रोग्राम में, ताकि वो TOT के साथ इस प्रोग्राम में भारत की मदद कर सके। खैर, अब इसमें क्या होता है ये तो हमें आने वाले वक्त में पता ही चलेगा। लेकिन सुपर जेट प्रोग्राम भारत के लिए प्रॉमिसिंग तो है, लेकिन भारत सबसे पहले जो इंजन रिलेटेड इश्यूज हैं उन्हें रिजॉल्व करना चाहता है और चाहता है कि फ्रांस वापस से इस प्रोग्राम में आए और इंडिया सेंट्रिक जो प्रोग्राम है उसको सपोर्ट करे। लेकिन अब इसमें भविष्य में क्या होता है वो तो हमें देखने में काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग लग रही हैं। खैर, जो कुछ भी हो, अब यहाँ पर भारत को जो उम्मीदें हैं वो पहले फ्रांस से हैं, और अगर फ्रांस के साथ आम सहमति बन जाती है तभी शायद हमें जो सुखोई सुपरजेट 100 का लोकल प्रोडक्शन है वो देखने को मिल सकता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर के। तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर के DRDO चीफ का बयान आप सबने सुन लिया होगा, जहां पर DRDO चीफ ने कहा कि तेजस मार्क 2 की जो पहली उड़ान है वो हमें अब 2027 में देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि उसकी जो पहली उड़ान है वो उससे बहुत पहले देखने को मिलेगी। जहां पर उन्होंने कहा कि इसकी पहली उड़ान जून से जुलाई तक हो जानी चाहिए। अब जैसे उन्होंने ये बयान दिया उसके बाद से डिफेंस गलियारे में डिबेट्स की बाढ़ आ गई। लोगों ने सबसे पहले तो प्रश्न किया, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या ऐसा किया जा सकता है? क्योंकि आमतौर पर तो हम यही देखते आए हैं कि अगर किसी एयरक्राफ्ट का रोल आउट होता है तो पहले उसके एक्सटेंसिव ग्राउंड ट्रायल्स होते हैं, और ग्राउंड ट्रायल्स को पूरा करने के बाद तकरीबन 6 से 7 महीने या 1 वर्ष के बाद उसकी पहली उड़ान को आयोजित किया जाता है। लेकिन अगर हम तेजस मार्क 2 की बात करें तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सस्पिशियस लग रही हैं।
क्योंकि तेजस मार्क टू का रोल आउट आपने कहा जैसे पहले रिपोर्ट्स में कि हमें मार्च से अप्रैल के बीच में देखने को मिलेगा। इन केस अगर हम मार्च भी मान लेते हैं तो सिर्फ हमारे पास 2 महीने का समय बचेगा। क्या हम 2 महीने में सारे ग्राउंड ट्रायल्स पूरे कर लेंगे, जिसमें सारी चीज़ें वैलिडेट हो जाएं, लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स भी हो जाएं? और क्या हम वाकई इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं? ये अपने आप में एक प्रश्न है और इसका उत्तर अभी तक फिलहाल डीआरडीओ की तरफ से तो नहीं आया है। खैर जो कुछ भी हो, हमें इतना तो कंफर्म तौर पर पता है कि इस एयरक्राफ्ट का रोल आउट हमें कुछ ही महीनों में देखने को मिल जाएगा, शुरुआती 3 महीनों में ही। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए होगी। और अगर डीआरडीओ चीफ का कहना सही है, डीआरडीओ चीफ वाकई ये मानते हैं कि इसका पहला उड़ान 2026 जून या जुलाई में हो जाता है, तो फिर इसकी इंडक्शन टाइमलाइन भी थोड़ा आगे आएगी। यानी कि वो एयरक्राफ्ट जो 2032 तक सर्विस में आने का प्रयास करेगा, वो 2030 तक हमें सर्विस में आता दिखाई पड़ जाएगा। खैर ये तो हुई पहली अपडेट। दूसरी अपडेट इसको लेकर ये आ रही है कि भारत का ये जो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर होने वाला है तेजस मार्क 2, इसमें कोई हमें इंटरनल कैनन शायद देखने को ना मिले। जी हाँ, बल्कि इसके जगह इसमें हमें शायद पॉडेड गन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो देखने को मिल जाए। और ये एक नोटेबल डिजाइन शिफ्ट है अर्लियर अगर हम डिजाइन देखें उसके तुलना में, तो या हम ये कह लें अर्लियर वेरिएंट जो तेजस प्रोग्राम में है उसके तुलना में ये एक बड़ा डिजाइन चेंज हमें देखने को मिल सकता है। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन इस प्रोग्राम को लेकर के अवेलेबल है, यहाँ पर बेसिकली जो इंटरनल गन है उसको रिमूव किया जाएगा, ताकि जो स्पेस है उसको फ्री किया जाए और वो मल्टीपर्पज इंटरनल स्टेशन के लिए एक्यूपाई किया जाए। और इसका सीधा मतलब ये है कि अगर गन की जरूरत पड़ी तो इसमें पॉडेड गन का यूज करके उस रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाएगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंटरनल गन को रिमूव करने का फ़ायदा ये होगा कि इंजीनियर्स के पास और डिज़ाइनर्स के पास जो वैल्यूएबल इंटरनल वॉल्यूम है उसको रिक्लेम करने का अवसर होगा और आगे चल के इसको रिपर्पस किया जा सकता है मिशन फ्लेक्सिबिलिटी को एनहांस करने के लिए। और ये जो फ्री स्पेस है इसको आगे चल के जो मल्टीपर्पज़ स्टेशंस हैं उनके लिए यूज़ किया जा सकता है, जहाँ पर ये एडिशनल एवियोनिक्स को एकोमोडेट कर सकता है, मिशन सिस्टम्स को एकोमोडेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट्स को एकोमोडेट कर सकता है, या फिर जो रोल स्पेसिफिक हार्डवेयर हैं जो कि ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करते हैं उनको ये कह सकते हैं एकोमोडेट कर सकता है। और फिलहाल ये सारी चीज़ें तो रिपोर्ट्स में आ ही रही हैं, लेकिन इस समय पूरे देश की नज़र तेजस मार्क 2 के रोल आउट पर टिकी है। और आप क्या मानते हैं, क्या आपको लगता है कि डीआरडीओ चीफ ने जो क्लेम किया है कि हम 2 महीने में इसकी पहली उड़ान आयोजित कर लेंगे रोल आउट के, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? और अगर है तो किस प्रकार से होगी? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप ये भी बताएं कि आप एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से जो क्लेम किया गया है कि वो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान 2029 में आयोजित करेंगे, उसको लेकर क्या सोचते हैं? तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।